नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो हमारा टॉपिक छूट गया अभी, किसी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो हम आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी, ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर, द 5 सिस्टम। इन्होंने 5 सिस्टम दिया, 5 प्रणाली दी है इकोलॉजिकल थ्योरी की। तो सबसे पहला है इनका माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम और फिर है मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले माइक्रो सिस्टम जो है, जिसमें बच्चे का स्कूल, पीयर, नेबरहुड, प्लेग्राउंड, डे केयर, रिलीजन, हेल्थ सर्विस और फैमिली आती है। नेक्स्ट है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम जो है इंटर रिलेशनशिप माइक्रो सिस्टम, मतलब इसमें जो ये इंटर रिलेट है माइक्रो सिस्टम के साथ। तो इसमें रिलेशन फैमिली, चाइल्ड, पीयर एंड फैमिली, मतलब इसमें रिलेशन बिटवीन चाइल्ड, पीयर एंड फैमिली, मतलब बच्चे का जो रिलेशन है वो उसके पेयर के साथ और फैमिली के साथ कैसा है। इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली एंड टीचर, टीचर और फैमिली के बीच इंटरेक्शन बच्चे का आता है इसमें। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में मास मीडिया, स्कूल बोर्ड आता है बच्चे का, स्कूल सर्विस, हेल्थ केयर आती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, स्कूल बोर्ड आता है। ये सारी चीज़ें एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम जो है वो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, विकासात्मक और औद्योगिक स्तर, मतलब इसमें क्या होता है, एटीट्यूड, आइडियोलॉजिकल ऑफ द कल्चर, मतलब उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है जिसमें व्यक्ति रहता है। सम्मान, पहचान, मूल्य, परंपराएं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर आता है, विकासशील देश और औद्योगिक देश आते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। इसमें क्या आता है, सामाजिक एवं ऐतिहासिक बदलाव। तो इसमें वर्तमान में महिलाओं को अपने करियर के प्रति जागरूकता, मतलब जैसे जैसे नए 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 चेंजेस आते हैं वो आता है क्रोनो सिस्टम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है 2.5, होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है, मतलब होलिस्टिक मतलब समग्र, समग्र सिद्धांत, विकास का समग्र सिद्धांत। ठीक है, जो स्टेनर ने दिया हुआ है। अब स्टेनर की जो थ्योरी है, इसमें कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट देखें तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आते हैं। इसके पहले हमने चर्चा की सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की। इमोशनल डेवलपमेंट, किस तरीके से इमोशनल को कंट्रोल करते हैं। बौद्धिक विकास, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक विकास। एकेडमिक डेवलपमेंट, बच्चे का जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके से अपने एजुकेशन को अचीव करता है, मार्क्स, ग्रेड पाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। इसके ये कंपोनेंट है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है 3 है, यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो सबसे पहला है इसमें द अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स पूछा है। इसमें 3.1 जो है प्री नेटल डेवलपमेंट, कंसेप्शन स्टेज एंड इन्फ्लुएंस ऑन प्री नेटल डेवलपमेंट। तो इसमें पूछा है सबसे पहले प्री नेटल डेवलपमेंट, कंसेप्शन स्टेज, जो गर्भाधान अवस्था होती है, और उसका पेरेंटल डेवलपमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभावित करता है। तो गर्भाधान चरण जो है गर्भावस्था का पहला चरण होता है, जिसमें शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु का मिलन होता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये स्टेज जो है गर्भावस्था के शुरुआती 2 सप्ताह को कवर करता है। इस चरण में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो पहला जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा सेल डिवीज़न होता है और तीसरा इम्प्लांटेशन का होता है। जो फर्टिलाइजेशन यानी गर्भाधान होता है, ये प्रक्रिया तब होती है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न। उसके बाद जाइगोट तेजी से विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, सेल डिवीज़न जो होता है। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाइगोट गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं, फर्टिलाइजेशन, सेल डिवीज़न और इम्प्लांटेशन। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है प्रीनेटल डेवलपमेंट पे, तो अनुवांशिक सामग्री का निर्धारण, जैसे जो मनुष्य है उसका जो अनुवांशिक गुण है, लिंग, त्वचा,
का रंग, अन्य शारीरिक विशेषताएं, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। कोशिकाओं का स्वास्थ्य विभाजन, यदि जो कोशिकाएं हैं उसका अच्छी तरीके से विभाजन नहीं होता है तो वो भ्रूण में बाधा डाल सकता है, सही ढंग से अगर नहीं होता है तो। पर्यावरणीय प्रभाव है, शराब, धूम्रपान, दवाइयाँ, ये चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं। गुणसूत्रीय असमानताएं, यदि गर्भाधान के समय क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसमें असामान्यता होती है तो जन्मदोष या गर्भपात का खतरा होता है, तो ये प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं 3.2 है बर्थ एंड न्यूनेटल डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग द न्यू बॉर्न, अपगार स्कोर, रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्स, न्यूरो परसेप्चुअल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बर्थ एंड न्यूनेटल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो जो प्रोसेस ऑफ बर्थ होता है बच्चे का वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जन्म वो प्रक्रिया है जिसमें शिशु गर्भाशय से बाहर आता है। इसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप है लेबर, कंट्रैक्शन, मतलब इसमें गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना। दूसरा स्टेप जो है शिशु का जन्मनाल से बाहर आना, और तीसरा स्टेप है गर्भनाल का बाहर आना जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं बर्थ के। तो न्यूनेटल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, नवजात विकास, जन्म से लेकर जीवन के पहले 28 दिन तक न्यूनेटल पीरियड होता है। न्यूनेटल पीरियड कब तक होता है, 0 to 28 डेज। ठीक है, ये चरण शारीरिक, मानसिक और तंत्रिका संबंधी विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसमें औसत वजन बच्चे का जो होता है 2.5 से 3.5 किलो, और लंबाई जो होती है 50 से 55 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें बच्चे का सिर बड़ा होता है और शरीर की तुलना में असमानुपातिक दिखता है। सबसे जब भी बच्चे का जन्म होता है आपने देखा होगा सिर बड़ा होता है बच्चे का। पहली सांस के साथ फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, जैसे बच्चा पहले ही सांस लेता है वैसे उसकी फेफड़े, लंग्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। रक्त प्रवाह प्रणाली में परिवर्तन होता है, हृदय जन्म के बाद नया कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नवजात शिशु के स्वास्थ्य और विकास मूल्यांकन और उसके जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसके स्वास्थ्य और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें अपगार स्कोर, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो परसेप्चुअल विकास की जांच शामिल होती है। तो सबसे पहले अपगार स्कोर, APGAR, तो इसमें एक्रोनिम्स में हम देख लेते हैं। A फॉर अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, स्किन कलर जो होता है, तो इसमें स्कोर होते हैं 0, 1 और 2 स्कोर किया जाता है। तो अपीयरेंस अगर ब्लू और पेल मतलब फीका, अगर बच्चे का के जो स्किन कलर होते हैं वो ब्लू है या फीका है तो 0 मार्क किया जाता है। अगर ब्लू इन मतलब उसके हाथ पैर जो हैं ब्लू हैं और बॉडी पिंक है तो 1 मार्क किया जाता है। अगर कोई नील रोग नहीं है, कोई ये स्कोर नहीं, तो 2 मार्क्स किया जाता है, 2 स्कोर किया जाता है। P फॉर पल्स, पल्स में स्कोर 0 कब होता है, जब पल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, लेस देन 100 स्कोर 1, और लेस मतलब अगर कम 100 से कम होता है तो स्कोर 1 किया जाता है पल्स, और अगर 100 से ज़्यादा पल्स होता है तो 2 किया जाता है। फिर है ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाना। इसमें रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी होती, चिड़चिड़ापन होता है। इसमें अगर नो रिस्पॉन्स होता है बच्चे का, मुंह नहीं बनाता है तो 0। अगर ग्रीमेस होता है, फीएबल क्राई मतलब कमज़ोर रोना, या फिर जब कोई स्टिमुलेशन होता है तब रोना स्टार्ट करता है तो 1 स्कोर किया जाता है। क्राई और पुल, अगर उसे खींचा जाए मतलब अगर वो रोए, अगर उसे स्टिमुलेटेड किया जाए, पुल किया जाए, उसे धक्का दिया जाए, अगर वो रोता है तो 2 स्कोर किया जाता है। A फॉर एक्टिविटी, मसल टोन्स, नहीं होता मसल टोन तो 0। सम फ्लैक्सन, कुछ लचीला होता है तो 1, और अगर फ्लैक्स्ड आर्म, हाथ पैर हिलाता है तो 2। R फॉर रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन तंत्र एब्सेंट होता है तो 0। वीक इरेगुलर गैस्पिंग, अगर ज़्यादा नहीं रोता है या इरेगुलर होता है तो 1, और स्ट्रॉन्ग कराए अगर ज़्यादा तेज़ रोता है तो 2 किया जाता है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रिस्पिरेशन। तो इस तरीके से इसमें जब बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद अपगार स्कोर
चेक किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें रिफ्लेक्स जो है वो मोरो रिफ्लेक्स, डरने पर हाथ पैर हिलाना। अगर बच्चा हाथ पैर नहीं हिलाता है तो इसका मतलब उसके रिफ्लेक्स सही तरीके से डेवलप नहीं हुए। गाल छूने पर मुंह खोलना, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, दूध पीने के लिए चूसने की क्रिया। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, पैरों को चलने जैसा हिलाना। ग्रास्प रिफ्लेक्स, अंगुली पकड़ने जैसी क्रिया। ये सारी क्रियाएं होती हैं तो वो रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है न्यूरो परसेप्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें सेंसरी परसेप्शन होता है। अब सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? विजन जो है जन्म के साथ समय धुंधला दिखता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर चेहरों की पहचान करने लगता है बच्चा। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग, जन्म के समय बच्चे की श्रवण क्षमता अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ की आवाज़ मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन माँ की आवाज़ पहचान लेता है। टच हाई लेवल का होता है, उसे पता चल जाता है कौन किस तरीके से छू रहा है, मतलब प्यार से और गुस्से से। टेस्ट स्मेल, मीठा स्वाद होता है, मतलब स्वाद मीठा होता है। माँ के दूध की गंध पहचानने की क्षमता होती है। माँ के दूध और गंध पहचानने की क्षमता होती है। मोटर डेवलपमेंट जो होता है, हाथ पैर हिलाने की क्रिया, मांसपेशियों का धीरे धीरे मजबूती भी हो जाती है। नेक्स्ट है 3.4, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट इसमें, तो इसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, माता पिता की भागीदारी। इसमें 3.4 जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर पूछा है, इन्फ्लुएंसिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड का विकास होता है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो बच्चा जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसमें सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है तो बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और बच्चे का जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पेरेंटिंग स्टाइल में अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाते हैं कि नहीं जो मैं कहूँगा वो करोगे, तो इसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उनकी थॉट को सुनना चाहिए, वो क्या बनना चाहिए, चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उस पर डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है न्यूट्रिशन है। इसमें प्रीनेटल न्यूट्रिशन आता है, प्रीनेटल न्यूट्रिशन मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब माँ का न्यूट्रिशन कैसा था। ब्रेस्ट फीडिंग करवाई माँ ने या फॉर्मूला पिलाए, तो वो भी एक तरीके से फैक्टर अफेक्ट करता है। बैलेंस डाइट क्या है ये भी अफेक्ट करता है। हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैक्टर, इसमें एक्सेस टू हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच होती है तो बच्चा हेल्दी होता है। प्री नेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल अच्छी होती तो भी बच्चा हेल्दी होता है और उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अगर बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर अच्छी मिल जाए, उत्तेजक घरेलू वातावरण अच्छा हो तो उस पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। सोशल इंटरेक्शन, पीयर रिलेशनशिप अच्छी होती है, पारिवारिक गतिशीलता अच्छी होती है तो भी रिलेशन अच्छा होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है, जो प्रैक्टिस और प्रथाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी प्रभावित करता है। तो ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 3.5 है रोल ऑफ प्ले इनहेंसिंग डेवलपमेंट। मतलब खेल का रोल क्या है या प्ले किस तरीके से विकास को बढ़ावा देता है, उसकी भूमिका पूछा हुआ है। तो रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट, रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट जो है मोटर कौशल में क्या होता है, खेल के द्वारा शारीरिक गतिविधि के माध्यम से मोटर कौशल मजबूत होता है। जैसे जितना ज़्यादा दौड़ते हैं, कूदते हैं, पकड़ते हैं तो उतनी ज़्यादा शारीरिक गतिविधि होती है और मोटर कौशल अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य खेल के द्वारा बहुत अच्छा होता है, बच्चों को सक्रिय एवं स्वस्थ रखता है, मोटापा और बीमारियों से बचाव मिलता है। रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें समस्या का समाधान
समस्या समाधान कौशल सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी आ सकती है, रोज़ नया कुछ कर सकते हैं, इमेजिनेटिव प्ले कर सकते हैं, एकाग्रता आती है, नई चीज़ें सीखते हैं। रोल इन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में जितना ज़्यादा लोगों के साथ खेलते हैं, सहयोग और साझेदारी की भावना उत्पन्न होती है। और सामाजिक कौशल सीखते हैं, नेतृत्व और डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। रोल इन इमोशनल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस आता है, भावनाओं का प्रबंधन मतलब इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तनाव मुक्त, स्ट्रेस से मुक्त रखता है खेल। नेक्स्ट है मॉड्यूल 4, मिडिल चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस फ्रॉम 9 ईयर टू 18 ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे उभरती हुई क्षमताएं अक्रॉस डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे उभरती हुई क्षमताएं, मोटर कौशल में सुधार हो सकता है, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हो सकती है, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य जागरूकता होता है जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, संबंध बनाने की क्षमता बढ़ती है, सामाजिक नियमों की समझ बढ़ती है, सहानुभूति लोगों के प्रति आती है, टीम वर्क कर लेते हैं, लीडरशिप कर लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसमें सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति अवेयरनेस आती है, भावनाओं का मैनेजमेंट कर सकते हैं, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, सही गलत में अंतर बता कर पाते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये उभरती हुई क्षमताएं हैं जो डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट है 4.2, emerging capabilities across domain related to cognition, metacognition, creativity, ethics। यहाँ पर पूछा है emerging capabilities across domain related to cognitive development, metacognition, creativity, ethics। तो cognitive development हमने डिस्कस किया था क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें किस तरीके से क्षमताएं उभरती हैं। तो इसमें स्मरण शक्ति और जानकारी को समझना, मतलब अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है तो हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, मतलब मेमोरी की शक्ति होती है वो बढ़ती है और जानकारी को समझ पाते हैं, समस्या समाधान हो पाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें सामने नहीं होती उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं करेक्ट। मेटाकॉग्निशन में, मेटाकॉग्निशन होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज, ज्ञान के बारे में ज्ञान, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, सेल्फ रेगुलेशन आता है, लर्निंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्रिएटिविटी जो होती है इसमें इमेजिनेटिव थिंकिंग, मतलब हम कल्पनाशील सोच कर सकते हैं, नवीनता ला सकते हैं अपने कामों में, खुलापन और अन्वेषण हो सकता है, संकल्पनात्मक लचीलापन हो सकता है। एथिक्स जो है सही गलत की समझ हो सकती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही हो सकती है, नैतिक मूल्यों की पहचान, सामाजिक सोशल जस्टिस समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कैपेबिलिटीज़ उभर सकती हैं, इनका डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इशूज़ रिलेटेड टू प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से रिलेटेड समस्याएं जो हैं वो क्या क्या है। तो शारीरिक समस्याएं होती हैं, शरीर में बदलाव आ जाता है, जैसे लड़की है तो वो माहवारी पीरियड से स्टार्ट होते हैं तो भी समस्या होती है, त्वचा संबंधी समस्या होती है, पिंपल्स, एक्ने होने लगते हैं, थकान और ऊर्जा की कमी होती है, स्वच्छता की समस्या होती है, हर जगह पे वो हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक समस्या, इसमें भावनात्मक अस्थिरता होती है, जिससे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है, मतलब अगर कोई किसी के सामने कुछ बोल दे तो ऐसा लगता है क्यों बोला है, चिंता और अवसाद होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, सोशल इश्यूज़ होता है, साथियों के साथ दबाव, रोमांटिक रुचियाँ, सामाजिक अपेक्षाएं, एजुकेशनल इशूज़, मतलब हम पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, शैक्षणिक दबाव होता है कि इतने नंबर लाने हैं, पास होना है, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यौन शिक्षा और जागरूकता की कमी, मतलब हमें सेक्सुअल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, मिथक और गलतफहमियां बहुत होती हैं, पीरियड्स को लेके, चीज़ों को लेके, अनचाही परिस्थितियाँ बहुत उत्पन्न होती हैं, हमें प्रोटेक्शन और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। फैमिली इशूज़,
संचार की कमी होती है, सही से उनसे बातचीत नहीं हो पाती, संघर्ष और असहमति, अगर कोई काम करना चाहे और उस पर परिवार की असहमति होती है तो भी दिक्कत होती है। स्वतंत्रता की इच्छा, अक्सर प्यूबर्टी में लोगों को स्वतंत्रता चाहिए होती है, बट स्वतंत्रता नहीं मिलती, खासकर गर्ल्स के को, तो ये भी इशूज़ होते हैं। आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे अच्छे से, आई होप। आगे बढ़ते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट 4.4। जेंडर एंड डेवलपमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर और डेवलपमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। मतलब जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या है? जो असमानता होती है पुरुष और महिलाओं के बीच में, जो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो और आर्थिक हो, उनको समझने और सुलझाने का प्रयास करते हैं। मतलब इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट, समानता और समान अधिकार। मतलब जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार है समानता का, वैसे ही महिलाओं को भी है। सामाजिक असमानताएं दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को भी जॉब करने का अधिकार है, उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार है। लिंग की पहचान और भूमिका, लिंग और विकास के सिद्धांत जो है, विकास के लिए लिंग दृष्टिकोण जो है, विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि लिंग समानता और समाज में बदलाव को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब कोई भी हो, जैसे लोग आजकल ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं करते, लेकिन सबको शामिल करना चाहिए, कोई भी हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी है, सबको, सबके लिए विकास होना चाहिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। महिला केंद्रित दृष्टिकोण, महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन और सुधार, जिसमें लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। जो असमानताएं हैं लिंग आधारित, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। लिंग और विकास की चुनौतियाँ, लिंग आधारित हिंसा, समान वेतन, अवसरों की कमी। जैसे महिलाएं हैं वो जॉब कर रही हैं तो उनको उतना वेतन नहीं मिलता जितना पुरुषों को मिलता है, तो ये समान अवसर मिलना चाहिए। सांस्कृतिक असमानता और सामाजिक असमानता है। सांस्कृतिक मतलब इसमें बहुत बार ये होता है महिलाओं को यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक चुनौती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल 5, ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड। मतलब एडल्टहुड में स्थानांतरीकरण या स्थानांतरण बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग है पहला, 5.1। मनोवैज्ञानिक कल्याण। अब मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की एक ऐसी स्थिति है जो संदर्भित करता है कि सकारात्मक कार्य पूर्णता की भावना होती है, मतलब जहाँ पर पॉजिटिविटी हो। ठीक है, पॉजिटिविटी मतलब लोगों का कल्याण, खुद का कल्याण। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट है साइकोलॉजिकल वेलबींग के, जिसमें इमोशनल वेलबींग है, तो पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। मतलब दैनिक जीवन में आनंद, संतोष और संतुष्टि की भावना जो होती है पॉजिटिव इमोशन के अंतर्गत आती है। इमोशनल रेगुलेशन मतलब भावनात्मक विनियमन, भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता। लाइफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए कि लाइफ में जो भी किया, समग्र संतोष, ओवरऑल कंटेंटमेंट, अपने जीवन और उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करना। फुलफिलमेंट, दैनिक गतिविधियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों में अर्थ और उद्देश्य को खोजना। सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए जो भी काम करते हैं। सेल्फ एस्टीम, स्वयं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण। बहुत लोग ये करते हैं हमने ये नहीं किया, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन खुद के लिए भी अच्छी सोच रखना। सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा, स्वयं के प्रति दयालु और समझदार होना। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के लिए प्रयास करना और उसे प्राप्त करना। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस, नए अनुभव के प्रति खुलापन, सीखने और अन्वेषण करने और अनुकूल करने की इच्छा। मतलब जितना ज़्यादा हो सके सीखो, अन्वेषण करो, अनुकूल करने की इच्छा। ऑटोनोमी, जिसमें इंडिपेंडेंस आता है,
इंडिपेंडेंस, नियंत्रण के साथ निर्णय लेने की भावना, मतलब खुद पे कंट्रोल रखो, खुद के डिसीजन खुद लो। सेल्फ डायरेक्शन, व्यक्तिगत मूल्य और लक्ष्य निर्धारित करना, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप, सामाजिक समर्थन और सामाजिक संबंध, आसपास के लोगों के साथ सहयोग कैसा है, संबंध कैसा है। नेक्स्ट है 5.2, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें एक व्यक्ति की इस समझ का विकास शामिल है कि वह कौन है, दूसरों के संबंध में वह खुद को कैसे देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आत्मान्वेषण, पर्सनल वैल्यू एंड बिलीफ, खुद की वैल्यू, व्यक्तिगत वैल्यू और विश्वास कैसा है, इंटरेस्ट एंड गोल, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल वैल्यू और बिलीफ, इंटरेस्ट एंड गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक प्रभाव, पीयर रिलेशनशिप कैसा है, पारिवारिक प्रभाव कैसा है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक भूमिकाएं और मानदंड, व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की घटनाओं से क्या अनुभव मिला, आत्मचिंतन किस तरीके से करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन कैसा है, खुद के प्रति आपकी धारणा कैसी है, सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं, सेल्फ स्टीम है या नहीं, चीज़ें मैटर करती हैं। सेल्फ आइडेंटिटी, सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। सेल्फ इमेज में सार्वजनिक बनाम निजी आत्म अपेक्षाएं, सेल्फ इमेज मतलब लोगों के सामने आपकी इमेज कैसी, खुद के सामने कैसी है, खुद की अपेक्षाएं क्या हैं, सब फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। 5.3 है इमर्जिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किशोरावस्था के अंत और वयस्कावस्था की शुरुआती 18 से 25 वर्ष की आयु में होता है। नई भूमिकाएं आती हैं, नई जिम्मेदारियां लेना शामिल होता है, जो अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव का संकेत देते हैं। अब इसमें इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करें तो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, खुद का निर्णय खुद लेते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, एक सेकेंड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैरियर बिल्डिंग, खुद की करियर का निर्माण करना पड़ता है, कंटिन्यूअस एजुकेशन करनी पड़ती है, मतलब हायर, अगर एजुकेशन ले लिया तो हायर एजुकेशन जाना है, मास्टर करना है, एमए करना है। सामाजिक संबंध कैसा है, एडल्ट फ्रेंडशिप कैसी है, रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि पार्टनर के साथ जिससे शादी हुई उससे रिलेशन कैसा है। एकेडमिक एंड करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, करियर गोल्स, अनुभव प्राप्त करते हैं, नेटवर्किंग करना, पेशेवरों की पहचान करना, कार्य जीवन संतुलन, पारिवारिक और आत्म देखभाल के लिए समय निकालना, मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार और लोगों के साथ कितना समय आप दे पाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किस तरीके से अपने फाइनेंस को संभालते हैं, बजट बनाना, बचत कितनी होती है, कितना इनकम होती है। फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक भूमिकाएं, परिवार के सदस्यों के लिए सहायता, परिवार का निर्माण, किस तरीके से जिम्मेदारी उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है 5.4 लाइफ स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट लिविंग, जीवन कौशल हासिल करना, स्वतंत्र जीवन जीना शामिल है। इस ट्रांजिशन के लिए नई जिम्मेदारी को अपनाना और आत्मनिर्भर बनना। तो इसमें लाइफ स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट लिविंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, वही चीज़ें, बजट कैसे बनाते हैं, सेविंग और इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, क्रेडिट को कैसे समझते हैं, घरेलू प्रबंध में खाना पकाना, पोषण, सफाई और रख रखाव आयोजन कैसा, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा, शारीरिक फिटनेस कैसी, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। टाइम मैनेजमेंट में प्राथमिकता निर्धारण होती है, किसको कितना टाइम देना, शेड्यूलिंग करना, कब काम ख़त्म करना है, कब बिजली का बिल भरना है, कब सिलेंडर भरवाना है, तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कितना प्रभावी कम्युनिकेशन है, संघर्ष समाधान किस तरीके से करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, एडॉप्टेबिलिटी, चीज़ों को किस तरीके से अपनाते हैं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी
प्रिपेयर्डनेस मतलब सिक्योरिटी के लिए और इमरजेंसी के लिए क्या तैयार किया, आपातकालीन प्रक्रियाएं, जैसे बाढ़ आ गई, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए सेविंग करते हैं ना कि हम किसी कभी कोई बीमार हो जाए, या फिर जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बनते हैं कि हम ले सकते हैं, मतलब जैसे कोई बीमार हो तो सुविधाएं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग, आवास और निवास, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का है, आवास निवास का हो गया, इंडिपेंडेंट लिविंग, कानूनी और प्रशासनिक कार्य, कभी कानून की ज़रूरत पड़े तो उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता, समाज और समुदाय में सहभागिता क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल एंड इंडिपेंडेंट लिविंग के अंतर्गत आती हैं। 5.5 है करियर चॉइस, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, करियर एक्सप्लोरेशन, सेल्फ असेसमेंट में है इंटरेस्ट, खुद का पैशन, जब हम खुद का असेसमेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए हमारा इंटरेस्ट क्या, पैशन क्या है, स्किल्स और स्ट्रेंथ क्या है, वैल्यू और गोल क्या है, ये हमें सेल्फ असेसमेंट में करना चाहिए। हमें अगर कोई करियर चुनना है, जैसे हमें टीचिंग चुननी है तो हमारा इंटरेस्ट और पैशन किस तरफ होगा, टीचिंग में, स्किल्स और स्ट्रेंथ क्या होगी, हम किस तरीके से टीचिंग करते हैं, वैल्यू और गोल्स, हमारा गोल्स क्या रहेगा। तो हम करियर एक्सप्लोरेशन करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं, जॉब शेडोइंग एंड इंटर्नशिप करते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग, तो इसमें आवश्यक योग्यता क्या है, आगे की शिक्षा किस तरीके से करेंगे, जॉब मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी, रोजगार रुझान, नेटवर्किंग कितनी है, लाइफ वर्क बैलेंस, नौकरी का लचीलापन, करियर ग्रोथ क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन, स्थान, प्राथमिकताएं क्या हैं, क्षेत्रीय नौकरी कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, नौकरी बाजार कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें करियर चॉइस में करनी पड़ती हैं। आई होप आप सभी को ये पेपर समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाकी एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।